दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर वीर सिंह मौर्य। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972। मैं आपके लिए 2015 की जो स्कूल व्याख्याता की एग्जाम हुई थी उसका जो फर्स्ट पेपर था, उस फर्स्ट पेपर में से जो पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न थे वो मैं आपके लिए जो है लेकर आया हूं। अगर आपके सिलेबस में भारतीय संविधान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये टॉपिक है तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, इसलिए इसको अवश्य देखें। तो अपन शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है? इसका उत्तर है 3 वर्ष। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि जो है वो 3 वर्ष हो सकती है। अब मैं आपको इसके बारे में और विस्तार से बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे रहा हूं। देखिए, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है वो संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है और ये 2 आधारों पर लागू किया जा सकता है। नंबर 1, राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर। नंबर 2, अन्य किसी माध्यम से यदि केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि किसी राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप संचालित नहीं हो रहा है तो इन 2 आधारों पर राष्ट्रपति संबंधित राज्य में और राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो वह बिना संसद की स्वीकृति के अधिकतम 2 महीने तक लागू रह सकता है। अच्छी तरह याद रखना, बिना संसद की स्वीकृति के अधिकतम 2 महीने तक लागू रह सकता है और फिर यदि संसद उसको अपने बहुमत से स्वीकृति प्रदान कर देती है, उसका अनुमोदन कर देती है तो 6 महीने तक वो लागू रह सकता है। लेकिन किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक ही लागू रखा जा सकता है। वो भी कब? जब 2 शर्तें पूरी हों। पहली शर्त है कि अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल लागू होना चाहिए। नंबर 2, यदि चुनाव आयोग ये प्रमाणित कर दे कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में उस राज्य में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना संभव नहीं है, तो ये 2 परिस्थितियां विद्यमान होने पर अधिकतम जो है राष्ट्रपति शासन की अवधि को 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है वो 2 बार की थी। पहला अधिवेशन था हरिपुरा अधिवेशन 1938 और दूसरा अधिवेशन था त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1939। मैं आपको बता दूं कि त्रिपुरा जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है और ये जो त्रिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था। इसी त्रिपुरा अधिवेशन में और कांग्रेस में इस प्रकार का गतिरोध पैदा हो गया था कि जिसको त्रिपुरा संकट के नाम से जाना जाता है। अब ये त्रिपुरा संकट क्या था वो आप देखिए। 1939 के इस त्रिपुरा कांग्रेस के लिए अध्यक्ष पद के जो चुनाव हुए थे उसमें गांधी जी ने अपनी पसंद के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को जो है खड़ा किया था और वो चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया इस अधिवेशन के कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए थे सुभाष चंद्र बोस। उस वजह से गांधी जी बहुत नाराज हो गए और उन्होंने यहां तक कह दिया था कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी व्यक्तिगत पराजय है।
तो कांग्रेस में गांधी जी की इस नाराजगी की वजह से और गतिरोध पैदा हो गया था। इसी को त्रिपुरा संकट के नाम से जाना जाता है और इसी वजह से बाद में सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरा कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया था और उनके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है नया अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें बाकी जो 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो ऑप्शन था कि जेल में रहते हुए गांधी जी ने समाजवादी दल के सदस्यों ने भूमिगत प्रतिरोध जारी रखा, ये ऑप्शन है, ये असत्य है। ये असत्य इसलिए है, मैं आपको इसको चित्र बताता हूं। इसमें ये जो लाइन है कि जेल में रहते हुए गांधी जी ने प्रतिरोध जारी रखा, ये लाइन गलत है। ये लाइन तो सही है, समाजवादी दल के सदस्यों ने भूमिगत प्रतिरोध जारी रखा, ये लाइन तो सही है, लेकिन गांधी जी ने जेल में रहते हुए और प्रतिरोध जारी रखा, ये लाइन गलत है। वो क्यों गलत है मैं आपको बताता हूं। देखिए, मुंबई अधिवेशन में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की थी। मुंबई अधिवेशन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार करो और मरो का नारा दिया था और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने घोषणा की थी कि 9 अगस्त 1942 को यानी दूसरे दिन जो है पूरे भारत में एक साथ भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा। लेकिन गांधी जी दूसरे दिन आंदोलन प्रारंभ करते उससे पहले ही 9 अगस्त की सुबह ब्रिटिश सरकार ने और गांधी जी को और कांग्रेस के नेताओं को अरेस्ट करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन 0 आवर। ऑपरेशन 0 आवर के तहत ब्रिटिश सरकार ने सवेरे सवेरे गांधी जी सहित कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। तो गांधी जी और सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार करके आगा खां महल पूना में नजरबंद रखा गया था, जबकि कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के बाकी जो नेता थे उनको अरेस्ट करके अहमदनगर दुर्ग में जो है बंदी बनाकर रखा गया था। तो इस वजह से गांधी जी ने आंदोलन का संचालन नहीं किया था। लेकिन ये लाइन जो है ये सही है कि समाजवादी दल के सदस्यों ने भूमिगत प्रतिरोध जारी रखा। समाजवादी दल के जो सदस्य थे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, ये जो नेता थे इन्होंने अंडरग्राउंड रह करके और भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसको जारी रखने का कार्य किया था। अगला प्रश्न देखिए, असहयोग आंदोलन के विषय में कौन सा कथन असत्य है? असहयोग आंदोलन के विषय में बाकी 3 ऑप्शन सही थे, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये गलत है कि इस आंदोलन को वापस लिए जाने के कारण, इस आंदोलन को वापस लिए जाने के कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ये बात असत्य है, क्योंकि कांग्रेस का विभाजन असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने के कारण नहीं हुआ था, बल्कि कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो हुआ था 1960 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन में। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। अब इस अधिवेशन में कांग्रेस पहली बार जो है वो 2 दलों में बट गई थी। कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ था। कांग्रेस गर्म दल और नरम दल नामक 2 दलों के अंदर विभक्त हो गई थी। और ये जो कांग्रेस में विभाजन हुआ वो असहयोग आंदोलन की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि उसका प्रमुख कारण क्या था? 2 कारण थे। पहला कारण क्या था? पहला कारण ये था कि उग्रवादी विचारधारा के जो लोग थे वो लाला लाजपत राय को सूरत कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी विचारधारा के नेता उससे सहमत नहीं थे। उस वजह से दोनों में गतिरोध पैदा हो गया। दूसरा कारण यह था कि उग्रवादी विचारधारा के जो लोग थे वो पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित करना चाहते थे, जबकि उदारवादी जो थे वो औपनिवेशिक स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित करना चाहते थे। इसलिए अध्यक्ष पद को लेकर के और स्वराज्य के प्रश्न को लेकर के कांग्रेस में विभाजन हो गया। कांग्रेस 2 दलों में बट गई, उदारवादी दल और उग्रवादी
दल, या नरमपंथी दल और गर्मपंथी दल। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के काल में INA मुकदमा चलाया गया था? किस वायसराय के काल में INA मुकदमा चलाया गया था? उस वायसराय का नाम था लॉर्ड वेवेल। ये भारत का सबसे बड़ा सांड था लॉर्ड वेवेल, उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो इसके समय में जो आजाद हिंद फौज थी उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया था। मैं आपको यह भी बता दूं कि INA यानी आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में सिंगापुर में मोहन सिंह के द्वारा की गई थी। बाद में इसकी कमान सुभाष चंद्र बोस को प्रदान कर दी गई थी। 1945 में आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो ब्रिटिश सरकार ने निष्ठा की शपथ का उल्लंघन करने के आधार पर आजाद हिंद फौज पर लाल किले में मुकदमा चलाया था। इस मुकदमे में आजाद हिंद फौज की तरफ से जो केस लड़ने का कार्य किया था वो प्रसिद्ध वकील थे मुल्ला भाई देसाई। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? इसका उत्तर अनुच्छेद 78 अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच आपसी जो संबंध है उसको इंगित करता है। इसमें उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के क्या क्या कर्तव्य होंगे। तो इसमें मुख्य रूप से 3 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। पहला कर्तव्य ये बताया गया है कि मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य है संघ के प्रशासन संचालन के विषय में राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचना उसको उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। और तीसरा जो कर्तव्य बताया गया वो ये है कि यदि मान लीजिए किसी मंत्री ने अपने स्तर पर कोई डिसीजन लिया है और उस पर पूरे मंत्रिमंडल ने विचार नहीं किया है और उसको लागू कर दिया है, तो उस फैसले को पूरे मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को आदेश दे सकता है। उसको मानना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के संबंधों को, कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, नीति आयोग गठित किया गया था? इसका उत्तर है कार्यकारी आदेश के द्वारा। ये तो आपको पता ही है, नीति आयोग का गठन जो है वो योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है, न ही एक वैधानिक संस्था है। दोनों शब्दों का अंतर आप अच्छी तरह समझो। मैं बहुत बारीकी से आपको दोनों का अंतर समझा रहा हूं। देखिए, संवैधानिक संस्था उसको कहते हैं कि जिसका उल्लेख संविधान में होता है, ठीक है, और वैधानिक संस्था उसको कहते हैं जिसको संसद द्वारा अधिनियम बना करके लागू किया जाता है या स्थापित किया जाता है। तो नीति आयोग का उल्लेख न तो संविधान में किया गया है, न संसद ने कानून बना करके नीति आयोग नामक संस्था की स्थापना की है। इसलिए नीति आयोग क्या है? मात्र एक कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित की गई संस्था है, यानी मंत्रिमंडल के आदेश द्वारा नीति आयोग का गठन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, 91वें संविधान संशोधन के अनुसार राज्य मंत्री परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या क्या होनी चाहिए? 91वें संविधान संशोधन के अनुसार राज्य मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए? विधानसभा की सदस्य संख्या का 15%। ये प्रश्न 2013 की RAS प्री एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए, हमारा जो मूल संविधान है उस मूल संविधान में मंत्री परिषद की सदस्य संख्या के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए
अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में संविधान में 91वां संविधान संशोधन 2003 किया गया था और 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्री परिषद की सदस्य संख्या का निर्धारण किया गया था। इसके अंदर ये प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय मंत्री परिषद में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% अधिकतम मंत्री बनाए जा सकते हैं और किसी राज्य में राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का अधिकतम 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 है तो 200 का 15% होता है 30, यानी राजस्थान में अधिकतम कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं? 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। और इसमें तीनों प्रकार के मंत्री आ गए, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, तीनों प्रकार के मंत्री इसमें आते हैं। अगर संसदीय सचिव के पद का अलग से उल्लेख नहीं किया गया है तो उसको भी मंत्री परिषद के अंदर ही शामिल माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बारदोली सत्याग्रह किए जाने का कारण था। बारदोली सत्याग्रह किए जाने का कारण था बढ़ी हुई लगान दरों का विरोध। देखिए, बारदोली जो सत्याग्रह है इसका संबंध गुजरात से है। गुजरात में ये आंदोलन 1928 में किया गया था। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसानों के द्वारा किया गया आंदोलन था और इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। वहां की लोकल जो सरकार थी उसने किसानों पर जो लगान था उसकी दर को 22% बढ़ा दिया। उस वजह से किसानों ने और बढ़ी हुई लगान दरों को कम कराने की मांग को लेकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन किया, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः सरकार को झुकना पड़ा और किसानों की मांगों को मानना पड़ा। तो इसी बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के कारण से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है पटेल की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसका उत्तर है राज्यपाल। देखिए, यह प्रश्न राजस्थान पुलिस में 2009 की एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। इस पर राजस्थान लोक सेवा आयोग पर मैंने अलग से अपना वीडियो बना रखा है, आप वो देखें, वहां पर इसके अंदर विस्तार से बताया हुआ है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है संविधान के अनुच्छेद 316 खंड 1 के तहत राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन इनको पद से हटाने का जो अधिकार होता है वो राज्यपाल को नहीं होता है, बल्कि पद से हटाने की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास में होती है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के और जांच प्रतिवेदन के आधार पर ही लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को पद से हटा सकता है। तो दोस्तों, मेरे ये जो प्रश्न है वो आपको कैसे लगे कमेंट करके अवश्य बताएं। कोई सुझाव है तो वो भी दें। आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब भी करें।